अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं आज एक और टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में पेश हो रहा हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़्ज़ाफ़ी व्यूज़। और उम्मीद करता हूँ कि आप हमें किसी भी तरीके से सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, हमारी वीडियोस को शेयर करेंगे ताकि इससे हिम्मत अफजाई हो। और दरअसल ये सिलसिला चल रहा है कि उर्दू ज़बान, हिंदी ज़बान में जो हम अपनी एक तरह से न्यूरो सर्जरी की एक पूरी एक वीडियोज़ हम डाल रहे हैं एक टॉपिक को लेकर, जितनी हमें हमारे पास नॉलेज अवेलेबल है और वो उसको देखकर, और उसमें हम एक पेशेंट को भी रेफरेंस के तौर पे ले लेते हैं जो हमने डील किया होता है और अपनी प्रीवियस हिस्ट्री में से। तो क्योंकि तकरीबन 18 साल से मैं एज अ कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन काम कर रहा हूँ, तो उस हवाले से मैं जो भी अपना एक्सपीरियंस है वो आप लोगों को आगे की पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। खैर, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक जो है वो हमारा जो है इधर वो है कि इसमें हम एक सर्जरी परफॉर्म भी की थी। तो पूरा ये एक पेशेंट तो नहीं है, लेकिन ये एक पेशेंट मैंने रेफरेंस के तौर पे दिया है। ऐसे कई पेशेंट मैंने डील किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस का टॉपिक है और इसमें जो पेशेंट्स हमने डील किए हैं, जो हमने ट्रीट किए हैं, उसके हवाले से मैं आपके आगे है ना अपनी जो एक्सपीरियंस है वो गोश गुजार करना चाहता हूँ। इसमें एक ना यूँ समझ लें कि 66 ईयर ओल्ड मेल थे, 66 ईयर ओल्ड मेल जो कि स्मोकर थे, हैं बल्कि वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र हयात हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, ऐसे कई केसेस हैं लेकिन मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। अच्छा, कि ये मैंने एक पेशेंट इस तरह से किया था, तो उसको इसकी हिस्ट्री आपके आगे रखूँगा, इसका आउटकम भी आपके आगे रखूँगा। इसमें किस तरह से एक ट्रेनी के लिए, एक डॉक्टर के लिए, एक न्यूरोसर्जन के लिए, एक हेल्थ केयर वर्कर के लिए, एक पेशेंट के लिए किस किस तरह से इंफॉर्मेशन है वो सुनने वाला, समझने वाला खुद ही हासिल कर सकता है। अच्छा, ये जो 66 ईयर ओल्ड मेल थे, 66 साल मर्द थे, ये स्मोकर भी हैं और थे, अब छोड़ दिया उन्होंने, हाइपरटेंसिव थे। और ना उनको ना मतलब कि जो हमारे पास तशरीफ़ लेके आए, दरअसल ये पेशेंट आया था न्यूरोलॉजिस्ट के पास। तो न्यूरोलॉजिस्ट ने देखा तो एफेजिया था उनको। जब न्यूरोलॉजिस्ट ने देखा एफेजिया था तो उन्होंने उनकी हिस्ट्री ली तो बताया कि उनको मल्टीपल टाइम इस तरह का एफेजिक इवेंट हो चुका है, और ख़ास तौर पर उनको जो लेफ़्ट साइड ऑफ द फेस है उस पर ड्रूपिंग है, क्या कहते हैं ना, फेशियल ड्रूपिंग लेफ़्ट साइड की। और ना ये ना मतलब ये कि पेशेंट फिर रिकवर भी कर जाते हैं ना वक्त के साथ साथ। तो ये बहरहाल टॉपिक तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इधर ये बात, इसको बहरहाल उन्होंने वर्कअप किया पेशेंट का, उन्होंने चेक किया उसको। जो पास मेडिकल हिस्ट्री में जो सबसे सिग्निफिकेंट हिस्ट्री हमारे न्यूरोलॉजिस्ट ने हासिल की और हमने कंफर्म की, वो ये कि तकरीबन 40 साल से जो है ये ना स्मोकिंग कर रहे हैं और हाइपरटेंसिव भी हैं, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन लेते हैं, और ना ये थोड़े से बल्की हैं, ओबेस हैं। और ना इसके अलावा जो है वो उनका जो एग्ज़ामिन किया गया तो जो है अपना क्या कहते हैं फेशियल ड्रूपिंग थी, और जो ना लेफ़्ट साइड का जो ना क्या कहते हैं फ्राउनिंग जो थी वो ना एब्सेंट थी। फोरहेड पे रिंकल्स जो थे वो सिमेट्रिकल थे, फोरहेड के रिंकल सिमेट्रिकल थे, और स्माइल जो थी वो सिमेट्रिकल तो थी लेकिन थोड़ी सी मतलब ड्रूपिंग थी। अच्छा, टंग मिडलाइन में थी, यानी कोई क्रेनियल नर्व के साइन ऐसे मिले नहीं, उसमें क्रेनियल नर्व इंटैक्ट थी। अच्छा, इसके अलावा उनके जो आज ऑल 4 लिम्स थे वो नॉर्मल थे, यानी कि ऑल 4 लिम्स पावर 5/5, और उनका कोई सेंसरी डेफिसिट मिला नहीं। अच्छा, एग्जामिनेशन जो किया तो उनका जो है यहाँ पर कैरोटिड ब्रूई थी, लेफ़्ट कैरोटिड आर्टरी की ब्रूई थी, तो है ना उसके ये हम सस्पेक्ट भी कर रहे थे।
और ये टॉपिक भी इस तरह का है जो कि आपके आगे मैं पहले ही ना गोश गुजार कर चुका हूँ। तो बहरहाल जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस हुआ उनका जो है अपना ये कि उनकी ना हम जब ये इस तरह के पेशेंट होते हैं तो भाई हो सकता है कोई दूसरा न्यूरोलॉजी अभी तो हमें पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई न्यूरोलॉजिकल फीचर्स पड़ रहे हों उन्हें, हो सकता है उनको कोई वर्टिगो का इशू हो सकता है उनको कोई माइग्रेन हो, तब ये इवेंट हो सकते हैं। कोई इस एज में ब्रेन ट्यूमर भी कोई हो सकता है, कोई है ना मेटास्टैटिक ट्यूमर भी हो सकता है, कोई है ना एन्यूरिज्मल ब्लीड एक हो सकती है, कोई एवीएम हो सकता है, कोई इस्कीमिक अटैक हो सकता है, कोई कार्डिक एम्बोलिक एलिमेंट हो सकता है, कार्डिक एम्बोलिक डिजीज़ हो सकती है। इसके अलावा स्पॉन्टेनियस इंट्रासेरेब्रल हेमरेज हो सकता है, इन्फेक्शन में हो सकता है उनको मेनिंजाइटिस हो गया हो सकता है कि पहले की एमएस हो, कोई टॉक्सिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो और ना हाइपर कोगुलेबल स्टेट हो, कोई इस्कीमिक अटैक हुआ हो ब्रेन में। तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल उनका वर्कअप हुआ, उनका सीटी स्कैन ब्रेन किया गया, वो ज़्यादा कोई इतना रिमार्केबल नहीं था, वो एज रिलेटेड थोड़ी सी चेंजेस थी और ना ओल्ड इस्कीमिक थोड़ी सी चेंजेस थी। बहरहाल उन जगह कैरोटिड ब्रूई को एड्रेस किया गया और डेफिनेटली ये तो केस हम रेट्रोस्पेक्टिव बात कर रहे हैं, तो उस वक्त के हिसाब से उनका बहरहाल क्या कहते हैं ये डॉपलर अल्ट्रासाउंड हुआ ना चारों वेसल्स का, दोनों वर्टिब्रल और दोनों कैरोटिड का। तो जो है जो ये और फिर साथ में जब उस पर वो कंफर्म हुआ कि कुछ ऐसा यहाँ पे ब्रूई जो है वो मे बी सम काइंड ऑफ स्टेनोसिस, तो उसकी लेंथ देखने के लिए, उसकी फिजियोलॉजी देखने के उसकी मार्फोलॉजी देखने के लिए, उसकी पैथोलॉजिकल एनाटमी देखने के लिए, तो अगर कोई एथेरोस्क्लेरोटिक एलिमेंट है उसको देखने के लिए हमने फिर उनका सेरेब्रल 4 वेसल सेरेब्रल एंजियोग्राम कराया, दोनों कैरोटिड का, दोनों वर्टिब्रल भी साथ ही वो जो प्रोटोकॉल है उसके जरिए कराया। तो हमने नोट किया कि जो लेफ़्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है उसमें नैरोइंग है और ये मोर देन 70% जो है वो स्टेनोसिस है इस पेशेंट को, और वो जो है वो ना क्या कहते हैं नीचे की तरफ कॉमन कैरोटिड में भी उसका जो टेल है उस एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक की जो टेल है वो जो है आपको न सिर्फ ना इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में मिल रही है और उधर वो नैरोइंग कर रही है, बल्कि वो कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है उसका जो बाइफर्केशन एरिया है वहाँ पर भी वो नैरोइंग कर रही थी। बहरहाल ऐसे इनको बताया गया कि ये जो आपके जो मामलात हैं इसमें जो आपको ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक हो रहे हैं या ये फेशियल ड्रूपिंग होती है और फिर बेहतर हो जाती है, और है ना ये जो आपको जो वीकनेस होती है कहीं बॉडी में और फिर बेहतर हो जाती है, और ये जो मसाइल हैं आपको, इसके लिए एक हल ये है कि अगर आप एहतियात नहीं करेंगे या इसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते तो फिर ये चीज़ बढ़कर आपको कोई परमानेंट स्ट्रोक या परमानेंट डैमेज दे सकती है। तो ऐसे में हमारी जो टीम थी, न्यूरोसर्जिकल टीम थी, उसमें हमारा न्यूरोवेस्कुलर का भी जो मेंबर्स थे ना, क्योंकि सारे स्पेशलिटी के लोग से बात होती है, वो लोग मिलकर काम करते हैं और मिलकर बात होती है, तो उनसे जो बात हुई और उनसे जो भी क्या कहते हैं तो उनकी टीम की यही एडवाइस थी कि इसको बेहतर है कि अपना हम इनको ऑप्शन दें कैरोटिड एंड आर्टरेक्टमी का। बहरहाल ये प्लाक रिमूव करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। अच्छा, डिफरेंशियल में इधर रेडियोलॉजिकल ये बन सकता है कि अल्सरेशन हो सकती है, अल्सरेटेड एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक हो सकता है, या स्टेबल क्या कहते हैं वो ये क्या कहते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का, या एट द बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी के पास। बहरहाल फर्दर वर्कअप किया गया इसका और इनकी लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन की गई, एडमिट करने के लिए सारा प्लान तैयार किया गया। सारा ये जो लैब वर्कअप है ये हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से ना ओपीडी में ही हो गया था, और फिर पेशेंट को हमारा यही प्लान था कि वो आके किसी दिन एडमिट हो जाएंगे और फिर इसी वर्कअप पे हम उन्हें फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे। तो बहरहाल हमने उनकी सीरम केमिस्ट्री वगैरह की और ना सीबीसी चेक किया, कोगुलोपैथी के लिए पूरा पैनल किया उसका,
और है ना कार्डिक एंजाइम चेक किए, पीटी जैसे वगैरह होता है, और कार्डिक एंजाइम चेक किए कि कोई ऐसा तो नहीं कार्डिक एलिमेंट बहुत ज़्यादा। लिपिड प्रोफाइल किया है जिसमें LDL, VLDL, HDL और कोलेस्ट्रॉल और टोटल लिपिड वगैरह किया। इसके अलावा इमेजिंग की हमने उनकी, जैसे कि अल्ट्रासाउंड कैरोटिड इमेजिंग होती है, वो हमने वैसे ही कर ली थी उनकी। MRI ब्रेन कर लिया था, CT स्कैन हमने पहले ही कर लिया था उनका, और 4 वेसल सेरेब्रल एंजियोग्राम जिसके बारे में मैंने आपसे बात की वो भी कर लिया था, और साथ में CTA भी कर लिया था, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये हमारे प्रोटोकॉल का हिस्सा है कि तमाम, क्योंकि चीज़ें पूरी प्रॉपर तरीके से रजिस्टर होना थोड़ा यहाँ पर ज़रूरी रहता है। ये सिर्फ ऑप्शन नहीं है, हमें ये करने पड़ते हैं ताकि आगे कोई हमारे यहाँ जो लिटिगेशन के इश्यूज़ होते हैं तो उसको एड्रेस किया जा सके, और हम जैसे कि गवर्नमेंट इदारे से वाबस्ता हैं। अच्छा, दूसरा ये कि उनकी ECG की गई, उनका एकोकार्डियोग्राफी की गई, ताकि हमारे पास कंप्लीट पिक्चर हो। 4 वेसल सेरेब्रल एंजियोग्राम, डिजिटल सब्ट्रैक्शन 4 वेसल सेरेब्रल एंजियोग्राम की मैं आपके आगे वैसे ही जिक्र कर चुका हूँ, और उसके ना हम जैसे कि ना मैंने आपसे कहा कि उसको हम वैसे ही एड्रेस करने का फुल प्लान कर चुके हैं फिर। अच्छा, वैसे थोड़ी सी मैं, चूँकि एक टॉपिक को ये पढ़ाने का मकसद या सिखाने का मकसद या अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मकसद है, तो थोड़ा सा मैं बात करूँगा पैथोफिजियोलॉजी पर भी, कि ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, ये आप यूँ समझें कि ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, जेनेटिकली फैमिली में चलता है। और दूसरा, जेनेटिक के अलावा जो दूसरा मेजर है वो है लाइफ स्टाइल। आप कितना, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आपकी फूड हैबिट्स कैसी हैं, आपका एक्सरसाइज का आपका रूटीन कैसा है। और इसमें जो है ये भी हमें देखना होता है कि जो आर्टीरियल बिल्डअप ऑफ कोलेस्ट्रॉल हो रहा है ये कितना है, फ़ैट कितना है, लिपिड प्रोफाइल की जो पुरानी हिस्ट्री है वो कैसी है, अगर वो हुई है तो फिर ये तमाम एलिमेंट जो होता है ये उस आर्टीरियल बाइफर्केशन पर और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पर, और ये थोड़ा सा डिपोजिशन उसकी शुरू हो जाती है। बहरहाल ये सिम्टम्स जो थे ये भी हो सकता है कि थ्रम्बो एम्बोलिया हुआ हो, न डिस्टल ब्रांचेस में भी ये थ्रम्बो एम्बोलिया नीचे से हुआ और ऊपर भी कर सकता है। तो दोनों एलिमेंट को देख के आपको चलना पड़ता है कि ये जो है ये अक्यूटली इतनी ज़्यादा हुई है, लेकिन चूँकि इनकी हिस्ट्री बहुत प्रोलॉन्ग थी तो अक्यूट का एलिमेंट हमने थोड़ा सा एक्सक्लूड कर दिया था, और हमने कहा ये जो 70% नैरोइंग हुई है या हो रही है या होती, इसके होने की वजह से जो इनको जो ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक के जो मल्टीपल सिम्टम्स आते रहे हैं वो उसकी वजह ये अपना क्या कहते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक ही है। और ये भी याद रखें कि ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक अगर खुदा न खास्ता अल्सरेट हो जाए तो इसके जो माइक्रो एम्बोलाई होते हैं ये ब्रेन की वेसल्स में, रेटिनल वेसल्स में हिट कर सकते हैं, आपकी विजन को परमानेंटली या टेम्परेरी ब्लॉक कर सकते हैं, ख़त्म, या इसी तरह से ब्रेन पे भी टेम्परेरी या परमानेंट के इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो हमें हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, यानी ब्लड प्रेशर वगैरह को भी हमें मद्देनज़र रखना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो आपकी जो ग्रॉस रिडक्शन हो जाती है सेरेब्रल परफ्यूजन में, मतलब ये कि ना जब 70% आपका स्टीनोसिस हो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का, डेफिनेटली मेजर आर्टरी है, ब्रेन को सप्लाई करती है, ACA, MCA, PCA, मतलब कि किसी हद तक जो है वो इनसे मुस्तफ़ीद होती हैं और ब्लड सप्लाई करती हैं। तो कहने की बात ये है कि इसमें हमें ये भी एहतियात करना है कि LDL का लेवल देखना है कि वो कितना, यानी कि प्लाक को असर कर रहा है। फर्दर ये भी है कि अंदर जो है वो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस कैसा चल रहा है, और ना प्लाक को कैसे वो डिसरप्ट कर सकता है, प्लेटलेट एक्टिवेशन किस तरह की है, कितना पोटेंशियल है एम्बोलिक होने का, कितना पोटेंशियल है कि ये स्टीनोसिस और बढ़ सकती है। अच्छा, दूसरा ये दो तरह के लीजन्स होते हैं ना, एक सिम्टोमेटिक स्टीनोसिस होती है, एक एसिम्टोमेटिक स्टीनोसिस है। तो सिम्टोमेटिक कितनी ज़्यादा है, जैसे कि इसमें तो आप देख ही रहे हैं कि मल्टीपल TIAs हो रहे हैं, और ये रिस्क और पेशेंट जो है वो इसमें आप ये देख रहे हैं कि ना इसको मेजर करने के लिए
दो तरीके का इधर एक ना प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, एक है ECST और एक है NASCET, यानी कि नेसेट और एक्सेट। यानी ECST में जो है वो क्या कहते हैं, चेक किया जाता है कि ना उसका एक अपना फार्मूला है, वो अलग से इधर वीडियो में बताने में इतना अच्छा नहीं रहेगा, फिर उसको अगर होगा तो किसी और तरीके से आपको गोश्त गुजार कर देंगे। बहरहाल ऐसे पेशेंट की स्टेनोसिस को चेक करने के लिए आपको बस ये पता होना चाहिए कि एक NASCET ये हमारे जो यहाँ पे प्रोटोकॉल है हमें उसे फॉलो करना पड़ता है, और ECST मेथड होते हैं। ये दोनों के दोनों हम परफॉर्म करते हैं और उससे हम आउटलाइन कर लेते हैं कि ना कितना ज़्यादा मतलब ये कि स्टेनोसिस है, कि वो जो सिम्टोमेटोलॉजी है वो किस वजह से, किस एरिया में हमने सर्जिकली जब एंडोट्रेक्टमी करनी है तो हमें किस एरिया को ज़्यादा एड्रेस करना है। और ख़ास तौर पे जो कैरोटिड रीवैस्कुलराइजेशन होती है, इसमें आपको जो सिम्टोमेटिक पेशेंट होते हैं उनको तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। और ना मतलब ये कि इवन दो वो सिम्टोमेटिक पेशेंट जिसकी 50% से ज़्यादा ना स्टेनोसिस है, अगर आप उसको भी एड्रेस करेंगे, उसको भी ट्रीट करेंगे तो उसको भी फ़ायदा होगा। लेकिन जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट होते हैं वो हत्ता कि 70% तक भी अगर वो ब्लॉकेज हो और वो एसिम्टोमेटिक है किसी वजह के तहत, तो फिर वो उनको इतना महसूस नहीं होता। ख़ास तौर पे जो 70% है एसिम्टोमेटिक है, 50% पे सिम्टोमेटिक है, उसको आपने एड्रेस किया, उसने आप कैरोटिड एंट्रेक्टोमी की, रीवैस्कुलराइजेशन की, ट्रीट किया, वो ज़्यादा आपको फ़ायदा बताता है एज़ कम्पेयर टू जो वो पेशेंट जो कि 60% तक या 70% तक ओक्लूजन है या स्टेनोसिस है, लेकिन है ना वो एसिम्टोमेटिक है, तो वो आपको क्या बताएगा, क्योंकि वो तो एसिम्टोमेटिक है, वो इंसिडेंटल फाइंडिंग हुई है। अच्छा, दूसरी बात इधर बतानी ये थी कि आपको जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो हम इस तरह से रखते हैं। इस पेशेंट को किस तरह ट्रीट किया, उसकी तो कैरोटिड एंट्रेक्टोमी हुई थी, लेकिन इस तरह के जो पेशेंट होते हैं उसमें रूटीन हम किस तरह लेके चलते हैं। रूटीन ये लेके चलते हैं कि जो लाइफ स्टाइल होता है उसको थोड़ा सा उसके रिस्क को रिड्यूस करना है। जैसे कि ये पेशेंट स्मोकर है तो हम इनको कहेंगे भाई तुम स्मोकिंग बंद कर दो, अपनी बिल्कुल बंद कर दो। उनको फिर वो स्मोकिंग क्लिनिक्स होती हैं हमारे यहाँ, उनको उधर भेजते हैं ताकि है ना, हमारे यहाँ एक सेटअप है जहाँ पे स्मोकिंग क्लिनिक्स होती हैं, पेशेंट स्मोकिंग क्लिनिक में जाता है और वहाँ अपना स्मोकिंग का इलाज करवाता है। स्मोकिंग सिजेशन के लिए डाइट के लिए हम एडवाइस करते हैं कि इस तरह की आपने डाइट लेनी है, अगर और आपने एक्सरसाइज का एलिमेंट इस तरह से बढ़ाना है, आपने ब्लड प्रेशर की दवाओं से ऐसे कंट्रोल करना है। ये पूरा कार्डियोलॉजिस्ट का और इंटरनल मेडिसिन का एक रोल है कि वो किस तरीके से एडवाइस करते हैं कि सॉल्ट नहीं लेना है या शुगर एडवाइस करनी है या जैसे भी उनके बेहतर तरीके होते हैं उनसे वो एडवाइस करते हैं। दूसरा जो है ना, ये ब्लड प्रेशर मेडिकेशन है, इसको बिल्कुल भी मतलब ये कि मेटिकुलसली और रिलीजियसली इस्तेमाल करना है और ना हाइपरटेंशन किसी सूरत में बढ़ने नहीं देना है, और इतना भी ब्लड प्रेशर हम लो ना कर दें कि हाइपोपरफ्यूजन हो जाए और हाइपोपरफ्यूजन की वजह से ब्रेन को कोई गॉड फॉरबिड नुकसान ना हो जाए। स्टैटिन ड्रग भी हमने उनको देनी है, ये देखना है कि उनको स्टैटिन की ज़रूरत है, ऐसा तो नहीं उनके साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाए। स्टैटिन भी एहतियात से देनी है कि कहीं और हम वीकनेस की तरफ ना ले जाएं, मस्कुलर मायोपैथी की तरफ ना ले जाएं उन्हें। इसी तरह से एंटीप्लेटिलेट एजेंट में आप एस्पिरिन दे सकते हैं। आप अगर पेशेंट के रिस्क ज़्यादा हैं, कोई और इश्यूज़ हैं तो वारफरिन भी, क्लोपिडोग्रिल भी, और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन तक की ज़रूरत पड़ जाती है कुछ मरीज़ को, तो वो डिपेंड करता है कि किस तरह से पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, लेकिन एस्पिरिन मिनिमम। अच्छा, सर्जरी में हमारे पास या एक सर्जरी है जो कि कैरोटिड एंट्रेक्टोमी है। इस पेशेंट को हमने वही एडवाइस की, वो हमने की भी, पेशेंट ठीक भी है। हम थोड़ी इस पर बात भी करेंगे, अभी थोड़ा सा हम कैरोटिड एंट्रेक्टोमी पे बात करने लगे हैं। लेकिन दूसरा इंटरवेंशन भी होता है, वो हम इंटरवेंशन हमारे रेडियोलॉजिस्ट करते हैं और वो कहलाती कैरोटिड एंजियोप्लास्टी या फिर स्टंटिंग। तो कैरोटिड एंजियोप्लास्टी और स्टंटिंग होती है यहाँ पे। सर्जिकल टेक्निक जो यहाँ पर होती है उसमें हम लोगों ने जो की थी वो कैरोटिड एंट्रेक्टोमी की थी। इसमें पेशेंट को हमने OR में शिफ्ट किया अंडर
जो है लोकल एनेस्थीसिया भी लोग करते हैं। हमने ये पर पेशेंट ये प्रोसीजर जो है वो अंडर जनरल एनेस्थीसिया, हमारे लिए कंफर्ट, हमारा कंफर्ट पोजीशन एज अ सर्जन, एज ए मेरा मेरी टीम का जो हम 2-3 लोग हैं उसमें मेरा जो वो है वो कंफर्ट पोजीशन जो आता है वो जनरल एनेस्थीसिया में आता है। तो हमने उनको जनरल एनेस्थीसिया दिया, पेशेंट को हमने सुपाइन लिटाया बेड पर, उसके बाद हमने उसका हेड जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड करके और रोटेट कर दिया अपोजिट साइड पे, जैसे हमारे को लेफ़्ट साइड एड्रेस करनी ही थी इनकी, और है ना हमने ये इस तरह से, और फिर शोल्डर पे हमने एक छोटा सा उनको एक क्या कहते हैं एक पिलो टाइप का, कुशन टाइप का, एक एलिवेटर टाइप का लगा दिया ताकि ये जो है हमारा हिस्सा जो है बिल्कुल एक्सटेंड रहे और हमें सर्जरी करें। एक्सपोज किया उसका क्या कहते हैं आफ्टर ऑल एसेप्टिक मेजर्स, हमने साथ साथ पेशेंट को EEG भी जो थी हमारे पास 4 पॉइंट पे हम लगाते हैं, 2 फ्रंट के 2 इधर के जो हो सकते थे वो हमारे लिए ईजी थे, वो हमने लगाए। सोमेटोसेंसरी इवोक पोटेंशियल जो है वो हमने उनका मॉनिटर किया, साथ में वो भी हमारे प्रोटोकॉल का हिस्सा है, ये हमें सर्जिकली करना पड़ता है यहाँ पर। अच्छा, पाकिस्तान में आप इसके बगैर भी कर सकते हैं, ये आपके अपने एक्सपीरियंस पर भी है, हमने उसके बगैर भी किए हैं। अच्छा, दूसरा ये कर्वी, इसमें जो होता है वो एक कर्वी लीनियर स्टिच, मतलब थोड़ा सा कर्वी लीनियर स्टिच जो है वो छोटा सा, जैसे हम अपना क्या कहते हैं वो आदम लिखते हुए जो ऊपर हम है ना मध्य सी बनाते हैं, तो ऐसे हल्का सा इंसिशन इसका भी जेंटल एस टाइप का कर्वी लीनियर इंसिशन दे ताकि कंट्रेक्चर डेवलप ना हो और एक तरफ को, तो उससे बहरहाल ये एक प्लास्टिक सर्जन्स अच्छे से जानते हैं कि ऐसे क्यों करें। बहरहाल ये इंसिशन दिया, रिट्रैक्टर सप्लाई किए हमने, हीमोस्टेसिस की, और जो है हमने डायसेक्शन, ये जो इंसिशन था अलोंग द बॉर्डर ऑफ द स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड था, और ये स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल के, अब ये जो स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल ऊपर से जुड़ा हुआ होता है मास्टॉइड बोन से, ये 1 सेंटीमीटर बिलो आप आते हैं और इधर से इंसिशन शुरू करते हैं और थोड़ा नीचे तक जाते हैं कि अपना क्लेविकल के थोड़े ऊपर तक, ताकि अगर बड़ा वो है तो आपने उसको अच्छे तरीके से एड्रेस करना है। बहरहाल अच्छा, दूसरा ये डायसेक्शन जो है हमने उसकी डायसेक्शन की क्या कहते हैं जेंटल डायसेक्शन करते हैं थ्रू द स्किन प्लेटिज्मा को मतलब कि काटते हुए उसमें हम काटरी को यूज़ करते हुए प्लेटिज्मा को कट किया अंटिल द स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड जेंटल, जो आपको बताइए स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल तक आए, और उसको आपने अच्छे से स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड फील भी किया, फील भी किया, और उसको मतलब पैल्पेट भी किया, और उसको आपने क्या कहते हैं अपनी आंखों से विजुलाइज भी कर लिया। डायसेक्शन आप कैरी करते गए डाउन टू द कि समझ लें कि एंटीरियर टू द मतलब ये कि और डीप टू द ये बॉर्डर से स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड के नीचे तक जाते रहेंगे और आप फेशिया को फ्री करते जाएंगे उस वक्त तक कि आप कैरोटिड शीट पे ना पहुंच जाएं। जब आप कैरोटिड शीट पे पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे जो डायसेक्शन होती है उसमें आपका एड्रेस जो होता है वो कैरोटिड आर्टरी की ही तरफ होता है, और आपको पता है कि है ना ये जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है वो यहाँ पर जो है वो क्या कहते हैं ना बाइफर्केट हो रही होती है, ऊपर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी भी होती है, और दूसरा कि जो जगलर वेन जो होती है ये बिल्कुल पैरेलल चल रही होती है और एंटीरो लैटरल होती है अपना क्या कहते हैं कैरोटिड शीट के, तो उसको आपने एक जेंटल सा रिट्रैक्टर अप्लाई करके उसे साइड पे जगलर वेन को कम से कम टच करते हुए उसकी एडवेंटिशिया को भी टच ना ज़्यादा ना, उसको हल्का सा मतलब कि रिट्रैक्ट करते हुए क्या कहते हैं आप ना क्या कहते हैं कैरोटिड आर्टरी तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि एक वेसल जो एक वेन जो है गुजर रही है जुगलर वेन जो जुगलर वेन से आ रही है, वो फेशियल वेन होती है, उसको आप डबल टाई दोनों तरफ लगाकर अच्छे से उसको कट कर सकते हैं ताकि आप जो कैरोटिड आर्टरी को जो आप एड्रेस करेंगे उधर, तो वो आपके लिए उधर दिक्कत का सबब ना बने। दूसरा यहाँ पर आप जो है पेशेंट को 3,000 से लेकर 5,000 यूनिट 3,000 to 5,000 यूनिट जो होते हैं वो हेपरनाइज से लाइन के दे देते हैं ताकि यहाँ पर कोई मतलब ये कि एलिमेंट को अवॉइड किया जा सके ना क्यों। अच्छा, दूसरा बात यह है कि ना
कि ये जो है ना जितने भी जो आपके जो तीनों स्ट्रक्चर हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इन तीनों में आप एक अम्बिलिकल टेप डायसेक्शन की मदद से इसको गुजार कर इनको तीनों को होल्ड कर लें, ताकि आपके हाथ में होकर तीनों को आप ना अलग से सेपरेट करके महसूस कर सकें। ये अम्बिलिकल टेप जो इसके आप रैप करते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी में, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में, ये बहुत ही उसके लिए एक अच्छा और ना सेफ प्रोसेस हो जाता है। अच्छा, ये करने में कभी कभी पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में जा सकता है, तो ऐसे टाइम पर आप जो लिडोकेन का इस्तेमाल, लिडोकेन स्प्रे भी किया जा सकता है वो कैरोटिड बल्ब के पास, और अगर स्प्रे से ना हो तो हल्का थोड़ा सा लिडोकेन जो है वो है ना इंसुलिन सिरिंज की मदद से उधर है ना लिडोकेन इंजेक्शन जो होता है वो कैरोटिड बल्ब के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा माइन्यूट सी डोज इंसर्ट भी की जा सकती है, ताकि वो ब्रेडिकार्डिया का इफेक्ट अवॉइड किया जा सके। अच्छा, दूसरा ये कि जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है इसको आप जो है ना क्लैम्प कर देते हैं सबसे पहले, यानी कि आपने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को सबसे पहले क्या कहते हैं इधर क्लैम्प किया, और फिर जो है आप कॉमन कैरोटिड आर्टरी को क्लैम्प करते हैं, और फिर थर्ड आप जो है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी यानी ICE बनाएंगे। ICE यानी ICE मतलब कि I से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्लैम्प हो गई, फिर आपने C से कॉमन कैरोटिड आर्टरी क्लैम्प हो गई, और E से फिर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है वो क्या कहते हैं क्लैम्प हो गई। इससे क्या होता है कि रिड्यूस हो जाता है रिस्क ना प्लाक एम्बोलाइजेशन का, और ना सेरेब्रल सर्कुलेशन भी सेफ हो जाती है उस वक्त। EEG और सोमेटोसेंसरी वो पोटेंशियल पे आपने नज़र रखनी है, क्योंकि इस टाइम पे आपने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को क्लैम्प कर लिया है। अच्छा, कुछ चेंजेस आती हैं और न जैसे हाइपरटेंशन अगर हो रहा है तो फिर उसके लिए भी आपने मतलब कि एनेस्थेटिक्स की मदद से एड्रेस करना है उसको, क्योंकि साइमल्टेनियसली आपने फिजियोलॉजी भी पेशेंट की मेंटेन करनी है, हीमोडायनामिक्स भी मेंटेन करनी है। अच्छा, ये जो आर्टरियोटमी होती है ये हम करते हैं, यानी एक इंसिशन जो देते हैं इंटरनल कैरोटिड से होते हुए न बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी तक आ सकते हैं, और वो बहुत ही मतलब ये कि सेफ प्रोसीजर है। उसमें आप 11 नंबर का नाइफ़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उसे ओपन करें। ओपन करने के बाद आप जो छोटा सा ओपन करके फिर आप पॉट सीजर्स आती है, वो पॉट सीजर बड़ी सेफ होती है, उसको आप डायसेक्टर से फील भी करते हैं ल्यूमेन को कि आप कहीं ज़्यादा दूर ना चले, कि प्लाक कभी कभी मोटा होता है तो फिर वो आइडिया नहीं हो रहा होता है, तो इसलिए उसको पॉट सीजर से आप ना उसको इंसिशन को एडवांस करेंगे, मतलब ये कि ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, कि लेकिन इतना कि आप कैरोटिड बल्ब को भी ना डैमेज कर दें। ये भी तमाम चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा ये कि ना साथ में कि जब ये आप उसके साथ साथ फिर आप डायसेक्शन शुरू कर देते हैं ना, उस प्लाक को जो है जेंटली वो क्या कहते हैं पील ऑफ रिमूव करना होता है, उसके लिए आप डायसेक्टर यूज़ करते हैं। ये भी ना हो कि टीयर ना हो जाए क्या कहते हैं वो आगे की तरफ एडवेंटिशिया में बड़ा था, तो उसके लिए उसको भी मतलब कि एहतियात करें, फिर वरना फिर आपको पता है कि वो फिर ग्राफ्ट लगाना पड़ता है, उसको पूरी प्लास्टिक करनी पड़ती है, आर्टियोप्लास्टी करनी पड़ती है। बहरहाल वो वैसे भी करनी पड़ती है, लेकिन बहरहाल जितनी मेटिकुलस रहेंगे, एहतियात करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि आप पैच ग्राफ्ट भी लगा सकते हैं। जब पैच ग्राफ्ट यहाँ लगाते हैं वो 60 प्रोलीन से लगाते हैं। आप लूप्स, हमारे पास लूप्स होते हैं, मैं लूप्स इस्तेमाल करता हूँ। आप जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो आपको पसंद है वो आप इस्तेमाल करें। कुछ लोग माइक्रोस्कोप पसंद करते हैं, मेरे लिए लूप्स ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। माइक्रोस्कोप बड़ा गॉडी सा होता है, मैं इतना ज़्यादा माइक्रोस्कोप फ़ैन नहीं हूँ। मैं करता भी एंडोस्कोप डिस्क हूँ या फिर मैं दूसरी करता हूँ। माइक्रोस्कोप डिस्क मैं इतना शौकीन नहीं हूँ, एंडोस्कोप फिर भी मुझे ज़्यादा पसंद है। खैर, यहाँ पर तो खैर एंडोस्कोप, मैं माइक्रोस्कोप की बात कर रहा था इधर। अच्छा, दूसरा ये कि जैसे यहाँ पर आप ओपन करते हैं अब जब ये आपने उधर अप्लाई कर दिया, सूचर अप्लाई कर दिए, आपका क्लोज़ हो गया, आपने पैच लगा दिया, आपने 60 प्रोलीन से क्लोज़ कर दिया। अब आप क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। पहले आप थे ICE, अब चलेंगे ECI, यानी कि आप एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का क्लैम्प सबसे पहले रिलीज़ करेंगे, फिर कॉमन कैरोटिड आर्टरी का आप क्लैम्प रिलीज़ करेंगे, और फिर थर्डली आप रिलीज़ करेंगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का, ताकि जितना भी वो फ्लो है, अगर कोई छोटे ब्लॉक्स हैं वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के ज़रिए
वो भी हमें बचाना चाहिए। वो वॉश करेंगे, एप्रनाइज करेंगे, वो तो सही है, लेकिन फिर भी कोई माइक्रो एलिमेंट है तो उसको बचाने का बेस्ट तरीका यही है। अच्छा जी, और ये स्टैंडर्ड तरीका भी है। अच्छा, तो कहने की बात यह है कि जो इंसिशन आपने क्लोज़ कर दिया ना, मतलब कि हीमोस्टैट हल्के से रखकर इसके ऊपर, ताकि वो और ना थोड़ा सा हेपरनाइज करके और थोड़ा सा अगर फिब्रिन ग्लू की ज़रूरत है तो फिब्रिन ग्लू भी इस्तेमाल की जा सकती है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, ये सर्जन की अपनी चॉइस होती है, उसका अपना एक्सपीरियंस होता है, उसमें करते हैं। तो ये तरीका है इसको। पेशेंट ठीक रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, अनइवेंटफुल रहा। थोड़ी सी TIA टाइप के शुरू में सिम्टम थे, हमें हम भी घबरा गए थे, लेकिन 1-2 दिन में वो रिकवर हो गए थे और ना उन्होंने चलना भी शुरू कर दिया था। 3-4 दिन रख के हमने ऑब्जर्वेशन में हमने फिर उनको डिस्चार्ज करी। यहाँ पे थोड़ा सा एकदम से हम डिस्चार्ज करते हुए थोड़ा घबराते हैं, तो थोड़ा सा हमें एहतियात करनी पड़ी थी। अच्छा जी, अब ये जो कैरोटिड आर्टरी स्टंटिंग होती है, इसमें पेशेंट जो है आपको पता है जब कैरोटिड, अब ये तो थी सर्जरी, अब जो दूसरा ऑप्शन है वो भी इंटरवेंशन है, वो स्टंटिंग का। ऐसे पेशेंट में हम क्या करते हैं कि पेशेंट शुड टेक द एस्पिरिन। हम पेशेंट को एस्पिरिन देते हैं या थियोनोपैराडीन एंटीप्लेटिलेटिक एजेंट दे देते हैं, ये क्लोपिडोग्रेल, या फिर इसमें एंजियोप्लास्टी जब करने लगते हैं हम ना कैरोटिड स्टेनोल लीजन की, तो हमें जो प्रॉपर जैसे वो एंजियोग्राफी के लिए आपको ग्रोइन में शीट चाहिए, फीमोरल आर्टरी से एड्रेस करते हुए आप ऊपर की तरफ जाते हैं और कैरोटिड लीजन को उसी हिसाब से एड्रेस करते हैं। इसमें डेफिनेटली एक लर्निंग कर्व है उसके लिए, और ना क्या कहते हैं, बलून स्टंटिंग भी होती है, बलूनिंग के जरिए थोड़ा थोड़ा डायलेट किया जाता है और फिर उधर फिक्स स्टंट अप्लाई कर दिया जाता है और फिर पेशेंट हेपरनाइज स्टेट में थे। ये जो स्टंट और बलून डिलीवरी सिस्टम होता है, ये स्टीनोसिस के एरिया में हमें ये भी देखना होता है। ये पेशेंट भी कभी कभी ब्रैडी में जाते हैं, तो साथ में ना ये पेशेंट भी कभी कभी जनरल एनेस्थीसिया के थ्रू भी किए जाते हैं और लोकल भी किए जा सकते होंगे, लेकिन हमारे उधर जो करते हैं साहब वो तो जनरल में करते हैं, बाकी वो डायग्नोस्टिक तो लोकल में ही होता है। अच्छा, ये जो एंजियोप्लास्टी उन्होंने की या स्टंटिंग की या फिर जो बलून जो एंजियोप्लास्टी की, इसमें जो है ना ये और कभी कभी ये होता है कि आपको स्टंट है ना रिमूव भी हो रहा होता है, रिमूव ढीला हो रहा होता है, फिर दोबारा स्टंट अप्लाई करना पड़ता है या रिपीट स्टंटिंग करनी पड़ती है। बहरहाल अब कुछ मैं आपसे वो शेयर करूँगा, वो नॉलेज शेयर करूँगा कि इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं और इनको कैसे मैनेज कर सकते हैं और इसके कॉम्प्लिकेशंस को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्या अवॉइड कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, अब इधर जो बात है वो ये है कि जो हाइपोपरफ्यूजन सिंड्रोम हो जाता है इसमें इंट्रा ऑपरेटिवली मॉनिटरिंग करते हुए, तो आपने ये फ़ौरन चीज़ को पहचान लेना, हाइपोपरफ्यूजन नहीं होने दें, उससे फिर इस्कीमिक अटैक हो सकता है। तो उसके लिए जो हाइपोपरफ्यूजन सिंड्रोम की तरफ जाता है इंट्रा ऑपरेटिवली, तो आपने जो है उस हाइपोपरफ्यूजन के लिए जो है ख़ास तौर पे जब आप क्रॉस क्रैम्पिंग कर रहे होते हैं ICA की है, तो फिर जो है वो थोड़ा सा मामला ख़तरनाक हो जाता है। तो या फिर स्टंटिंग के वक्त जब कोई बलून इंट्रोड्यूस हुआ होता है तो उसकी वजह से मसला हो जाता है। तो इस वक्त आपने एनेस्थेटिक्स की मदद से और लिडोकेन उधर स्टंटिंग के वक्त भी दिया जा सकता है उस एरिया में, मतलब कि जहाँ पे वो एंड होता है वहाँ पे थोड़ी सी लिडोकेन का इफ़ेक्ट किया जा सकता है, या फिर एट्रोपिन यूज़ की जाती है या फिर डोपामीन यूज़ की जाती है। तो ये तमाम चीज़ें यूज़ करके उसको बेहतर किया जा सकता है स्टंटिंग के टाइम पर भी और वैसे सर्जिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अच्छा, दूसरा एम्बॉलिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उसके लिए हेपरनाइजेशन का एहतियात रखें। जब आप प्रोसीजर कर रहे हैं तो हेपरनाइजेशन आप जो है अवॉइड करेगा, ख़ास तौर पर एम्बॉलिक कॉम्प्लिकेशन को प्रोसीजर के दौरान आप एंटीप्लेटिलेट एजेंट दीजिए। दूसरा जो है इसमें बहुत सारे सर्जन ये भी करते हैं कि वो कॉन्स्टेंटली वॉश करते रहते हैं और एंटीप्लेटिलेट एजेंट जो होते हैं वो पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, दूसरा ये जो सर्जरी के वक्त ब्लीडिंग हो जाती है, जहाँ पर आर्टरीटॉमी हुई भी होती है, तो वहाँ पर आपने क्या कहते हैं जब सूचर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर भी ब्लीडिंग हो रही होती है। तो एहतियात करने के हर जगह सूचर जो आप इधर करें वो सीक्वेंस में सूचरिंग हो और ना कंटिन्यूस सूचरिंग हो, और कंटिन्यूस सूचरिंग के साथ साथ आपने जो है वो गैप जो हो एक सूचर से दूसरे सूचर के दरमियान में वो
इक्वल हो, यूनिफॉर्म हो, ताकि वो, और दूसरा जो आप एजिद भी ले रहे हैं, चाहे आप पैच वर्क कर रहे हैं, चाहे आप प्राइमरी रिपेयर कर रहे हैं, दोनों में एजिद भी आपने तरीके से मतलब कि इक्वली लेने हैं। और दूसरी बात ये कि इसकी मॉनिटरिंग जो है जब भी आप कंप्लीट भी कर लिया तो आप क्लोज़ करने से पहले 5-10 मिनट आप उसको देखते रहें, मॉनिटर करते रहें कि पेशेंट कोई ऐसा तो नहीं है कि आप ब्लीड कर गया, क्योंकि अगर ये हीमाटोमा बन गया और ये हीमाटोमा बड़ा हो गया और फिर जब आप घर पे और आना पड़ा और फिर एड्रेस, हो सकता है पेशेंट को ना ज़्यादा नुकसान हो जाए और फिर वो एक सिलसिला होता है लिटिगेशन का, वो भी शुरू हो जाता है और फिर उसको एड्रेस करना इतना आसान नहीं होता। तो ख़ास तौर पर ये जो लार्ज हीमाटोमा होते हैं, इसको ये एयरवे को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं और ऐसे पेशेंट को फ़ौरन फिर इंट्यूबेट करने के लिए एडवाइस छोड़ के जाएं और न उसको फ़ौरन जो भी हो, वो जो आपका रेजिडेंट या जो भी है उधर डॉक्टर है जूनियर, वो उसको फ़ौरन जो है वो ओपन कर दे और आप जल्द से जल्द पहुंच के उसको इवैक्यूएट करें। बहरहाल इसके लिए पूरी टीम दरकार होती है। ये एक सर्जरी की बात नहीं है, ये पूरा सर्जरी के बाद का एक पूरा प्रोसीजर है और उसमें आपका होना और सबके लोगों का इन्वॉल्व होना बेइंतहा जो है वो इम्पोर्टेंस का रोल प्ले करता है। अच्छा, ऐसे टाइम पर न फ़ौरन से इतनी देर में जो है पेशेंट को जैसे ही मतलब ये कि स्टेबलाइज हो जाए तो उसका CTA भी अगर ब्लीडिंग हो रही है, हीमाटोमा है, तो फ़ौरन CTA करें, अल्ट्रासाउंड कर लें, पता चल जाए कि सूडो एन्यूरिज्म तो नहीं हो रहा है या फिर न कोई न ल्यूमिनल कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा तो नहीं है उस ट्यूमर, उस हीमाटोमा की वजह से। अगर अल्ट्रासाउंड पे वो अच्छा नज़र आ रहा है, CTA पे ठीक नज़र आ रहा है, हीमाटोमा थोड़ा सा है, तो एक तरीका ये है कि छोटा सा इंसिजन दे के उसी इंसिजन को ओपन करके आप वो इवैक्यूएट कर दें, फिर ब्लीड नज़र आ रहा है तो बंद कर दें, या फिर उसको बहुत छोटा हीमाटोमा है तो उसको मतलब ये कि आप छोड़ भी सकते हैं कि ना वो रिज़ॉल्व हो जाए। बहरहाल इसके लिए डॉक्टर की अपनी अपनी, कंसल्टेंट की, सर्जन की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, न्यूरो सर्जन की। और ना अल्ट्रासाउंड जो होता है वो इसमें पोस्ट ऑपरेटिवली नॉन डायग्नोस्टिक बट मॉनिटरिंग पर्पस के लिए जो है वो करते रहना पड़ता है। दूसरा, सर्जरी के वक्त 3 नर्व जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन में आ सकती हैं। एक फेशियल नर्व है, एक जो है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है और तीसरी जो है रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है। अच्छा, इसमें जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है और फेशियल नर्व है, उसके लिए तो एक चीज़ अगर आप अवॉइड करेंगे तो दोनों, ये जो मैंडिबल के नीचे रिट्रैक्टर लगाते हैं यहाँ पर, वो रिट्रैक्टर अगर ना लगाएं या एहतियात से लगाएं या बहुत जेंटल हो, या अगर कोई ऐसा तरीके से हो कि उधर वो रिट्रैक्शन इफ़ेक्ट ना पड़े, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है आप फेशियल नर्व इंजरी को बचाने को और हाइपोग्लोसल नर्व इंजरी को बचाने को। वैसे फेशियल नर्व की इंजरी यहाँ पे हो सकती है क्योंकि ये जो है अपना कहते हैं बाइफर्केशन के ऊपर से यहाँ से गुजरती है, जब दोनों इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये के जो और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की बाइफर्केशन होती है, तो यहाँ पर और आम तौर पे स्टंटिंग के वक्त भी ये ना कभी कभी उधर खिंच जाती है। बहरहाल सर्जरी के वक्त या स्टंटिंग वक्त ये हो सकते हैं, इसकी अवॉइड करने के लिए, इसकी इंजरी को अवॉइड करने के लिए जो है आप जो है ना, जब आप एक्सटेंड कर रहे हो इंसिशन को तो बहुत एहतियात करें। इसलिए मैंने कहा कि मेस्ट्रॉइड जो होता है 1 सेंटीमीटर से मतलब 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तक नीचे रहता हूँ ताकि है ना इसको अवॉइड किया जा सके। और अल्लाह का करम है कि अभी तक एहतियात करने की वजह से काफ़ी बचत न हो जाती है और होती रही है अभी तक। और दूसरी बात यह है कि है ना जब ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं मैंडिबुलर पे, ये फेशियल के लिए मसला हो सकता है। मैंडिबुलर रैमस पे, मैंडिबुलर रैमस है आपकी, मैंडिबुलर रैमस पे ट्रैक्शन अप्लाई ना करें, अवॉइड करें। दूसरा, हाइपोग्लोसल नर्व की जो इंजरी होती है, मैंने पहले भी बात की थी लेकिन दोबारा तो थोड़ा सा बताऊंगा कि ये जो होती है ये मीडियल साइड पे होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के मीडियल साइड पे। तो अगर आप जो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी स्टीनोसिस है और उसकी है ना वो मीडियल साइड पर ये भी है और आप ज़ाहिर बात है उसको स्टंटिंग के दौरान भी मैनिपुलेट कर रहे हैं और सर्जरी के दौरान भी, तो उसकी इंजरी को अवॉइड करने का बेहतर तरीका ये होता है कि अगर आप सर्जरी कर रहे हैं तो डायगेस्ट्रिक मसल को काट दें, स्प्लिट कर लें और अवॉइड करें कि जो है कोई रिट्रैक्टर यहाँ पे अप्लाई ना हो, ताकि डायगेस्ट्रिक मसल
जब कट जाएगा तो फिर आपको रिट्रैक्शन करना की इतनी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। रिकरेंट लेरिंजियल नर्व जो कि ब्रांच होती है वेगस नर्व की और ये सप्लाई करती है लेरिंग्स को, और ना ये जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व होती है ये अपना क्या कहते हैं डायसेक्शन के दौरान ये लेटरल होती है अपना क्या कहते हैं कैरोटिड बल्ब के, तो इसको जितना मिनिमाइज टच करें, अवॉइड करें, इसको ढूंढने की कोशिश ना करें, इसको तलाश करने की कोशिश ना करें, और ना ये जो है अपना सॉफ्ट टिश्यू रिट्रैक्शन है वो एहतियात से करें, ख़ास तौर पे जगलर और स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड को जब इधर से आप, क्योंकि लेटरल साइड पे होती है तो ये फिर उस तरफ इंजरी ना हो, और ना ट्रिकिया को भी एड्रेस करना होता है, ट्रिकिया भी करीब होती है उसकी भी इंजरी ना हो। लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, एग्रेशन में फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है और फिर प्रॉब्लम आ सकती हैं, इसको अवॉइड किया जा सकता है। अच्छा, कैरोटिड ऑक्लूजन जो है वो हो जाती है ख़ास तौर पे कभी इंटीमल डायसेक्शन हो जाती है फ्लैप के अंदर, आप कर रहे हैं तो इंटीमा डायसेक्ट हो गया, इंटीमा और मीडिया के दरमियान में स्पेस बन जाती है, और ना वो फिर ना ये इंट्राम्यूरल हीमाटोमा डेवलप हो जाता है और वो एक तरह से फिर ऑक्लूड करना शुरू कर देता है ल्यूमेन को, और थम्बस फॉर्मेशन हो जाती है, और फिर ये इसको डेफिनेटली एड्रेस करना होता है, और ना इसमें आपने उसको रिमूव करना है, उस हीमाटोमा को, उस डायसेक्शन को ट्रीट करना है, स्टंट अप्लाई करना है, स्टंट के ऊपर प्रॉपर सूचरिंग होनी चाहिए, ऊपर नीचे उसके एडजस्ट करने चाहिए, एडजस्ट करके उसके जो सूचर्स हैं वो इक्वली और यूनिफॉर्म होने चाहिए, और न फिर आप इंट्रा ऑपरेटिव एंजियोग्राफी और एंडोवेस्कुलर इंटरवेंशन करके ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा जो ये दूसरे पोस्ट ऑपरेटिव डेफिसिट हो जाते हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं CTA करके, CTA हेड एंड नेक पूरा करें, उसमें आप देखें कोई बड़ी वेसल ऑक्लूड तो नहीं हो गई है, कोई ब्रेन में हीमाटोमा, हेमरेज या स्पिलेज ऑफ द ब्लड तो नहीं हुआ है, और ये पूरी एंडोट्रैक्टमी के दौरान कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई है कि जो एड्रेस करने की ज़रूरत हो, तो ये तमाम इसके लिए आप एंजियोग्राम भी कर सकते हैं, MRA भी कर सकते हैं, और एंडोवेस्कुलर इंटरवेंशन की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो भी की जा सकती है। इंट्रा ऑपरेटिव ब्रेडिकार्डिया और हाइपरटेंशन चूँकि इधर होता है तो मैंने कहा कि कैरोटिड बॉडी पर आप स्प्रे कर दें लिडोकेन, या फिर थोड़ा सा इंसुलिन निडल की मदद से थोड़ा सा इंजेक्ट कर दें, या फिर जो है अपना क्या कहते हैं ऐसे पेशेंट को जो है प्रायर टू सर्जरी जो होती है कुछ है ना मेडिसिन दे देते हैं, और ड्यूरिंग द सर्जरी एनेस्थीसिया की मदद से ना क्या कहते हैं ये ग्लाइकोपाइरोलेट जो होता है ये इफ़ेक्टिव है, दूसरे प्रेशर्स हैं या एट्रोपिन है, ये तमाम का रोल अपनी जगह होता है। बहरहाल कैरोटिड आर्टरी की स्टंटिंग जब हो रही होती है, मैं जो बात करने लगा हूँ आपके आगे, जब कैरोटिड आर्टरी की स्टंटिंग कर रहे होते हैं तो उधर रीनल इंजरी हो सकती है, तो इसके लिए प्री या पोस्ट प्रोसीजरल हाइड्रेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रीनल फेलियर पेशेंट में ख़ास तौर पे सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ किया जाता है। कभी कभी रीनल पेशेंट कभी क्या, तो ये एक थ्योरेटिकली भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसे आप क्या दे सकते हैं, उसमें आप सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करेंगे उसकी रीनल प्रोटेक्शन के लिए, और प्रोसीजर के दौरान यानी इंट्रा प्रोसीजर हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया अगर हो रहा है स्टंटिंग के दौरान में भी, तो ग्लाइको जो पायरोलेट मैंने आपको कहा, दूसरे प्रेशर्स हैं, और क्या कहते हैं सिननेफ्रीन है या डोपामीन है, ये नियोसिननेफ्रीन या डोपामीन जो है ये भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। प्री मेडिकेट भी कर सकते हैं पेशेंट को जब आप एंजियोप्लास्टी करने लगें ईदर ग्लाइकोपायरोलेट या एट्रोपिन। बहरहाल इंट्रा प्रोसीजर और पोस्ट प्रोसीजर ये इसमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी होते हैं। जितने भी स्टंटिंग होती हैं वो जो हम परफॉर्म करते हैं, चाहे प्रॉक्सिमल हो या डिस्टल एम्बोलिक प्रोटेक्शन को अवॉइड करने के लिए, मतलब कि प्रोटेक्शन को करने के लिए और एम्बोलिज्म को अवॉइड करने के लिए हमें सारी एहतियात करनी पड़ती हैं, जैसे कि ना पेशेंट को हेपरानाइज करते हैं इंट्रा प्रोसीजरल भी और पोस्ट प्रोसीजरल भी। और जितने भी पेशेंट होते हैं ज़्यादा तौर पे स्टंटिंग के जो होते हैं प्री प्रोसीजरल, हम उनको 5 दिन पहले से एस्प्रिन या प्लेविक्स या क्लोपिडोग्रिल जो होती है वो स्टार्ट कर देते हैं 5 दिन पहले से ही, ताकि उनकी जो है वो कोगुलोपैथी
कोई हाइपरकोगुलोपैथी को एड्रेस किया जा सके। दूसरा, मॉनिटरिंग भी हम कर सकते हैं प्लेटलेट फंक्शन को के ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या मसला है, उसको एड्रेस किया जा सकता है। अच्छा, बहुत सारे ये होते हैं कि है ना ऐसा सिचुएशन होती है कि दवाएं प्लेटलेट दवाओं को रिस्पॉन्ड नहीं करते। बहरहाल उसके लिए फिर हाइड्रेशन और दूसरे भी चीज़ें जो हैं वो की जा सकती हैं और हेमाटोलॉजिस्ट की भी मदद ली जा सकती है। बहरहाल ये सारा का सारा एक मैंने आपके आगे केस रखा। ये 63 बहरहाल वो पेशेंट ठीक हो गए थे जैसे मैंने बताया। और आपके पे तो अगर आपको हमारी एफ़र्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और इसी तरह सपोर्ट कीजिए। बहरहाल हम करते रहेंगे वैसे भी, ये पूरी हमने वीडियो कंप्लीट करनी है लाइब्रेरी को, पहले उर्दू हिंदी ज़बान में, फिर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो इंग्लिश ज़बान में भी करेंगे। डेफिनेटली एफ़र्ट है, कोशिश कर रहे हैं और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर भी, लेक्चर में भी, और जो हो सका बेहतर। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव।